हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं मोहित स्वागत करता हूं आपका करियर मेंटर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं इंग्लिश। इंग्लिश जो है वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, चाहे हम बात करें बैंकिंग की या बात करते हैं हम एसएससी की। तो दोनों ही सब्जेक्ट्स, दोनों ही एग्ज़ाम्स के अंदर हमें ये देखने में आता है कि इंग्लिश सब्जेक्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है। हर एक जगह पर इंग्लिश की बहुत महत्वता है। आप देखोगे कि इंग्लिश बैंकिंग के एग्ज़ाम के अंदर भी पूछी जाती है, रिटन एग्ज़ाम भी इंग्लिश में लिया जाता है और एसएससी के अंदर भी यही सेम प्रोसीजर फॉलो होता है। तो हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम के अंदर एक्चुअल में पूछा क्या क्या जाता है। तो हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा तो सबसे पहले मेरे पास जो पूछा जाता है वो होता है एरर स्पॉट। उसके बाद आता है मेरे पास सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। अगली जो चीज़ मेरे से पूछी जाती है वो होता है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। नेक्स्ट पूछा जाता है क्लोज टेस्ट। एक आता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट और एक एंटोनियम सिनोनियम। एंटोनियम सिनोनियम। जैसे हम हिंदी के अंदर पढ़ते हैं तो हमारे पास होते हैं समानार्थक विपरीतार्थक शब्द, ऐसे ही इंग्लिश के समानार्थक विपरीतार्थक को बोला जाता है एंटोनियम सिनोनियम। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि एरर स्पॉट जो है वो मेरा टोटली ग्रामेटिकल पोर्शन है। ये सारा का सारा ग्रामर का पोर्शन है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी ग्रामर का पोर्शन है। देखिए होगा क्या, एरर स्पॉट के अंदर आपको एक लाइन लिखी हुई आएगी जिसके अंदर कहीं ना कहीं या तो कोई एरर होगा। अगर कोई एरर नहीं है तो उसका आंसर आप दे दोगे नो एरर। एक लाइन को 4 या 5 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। अगर एसएससी का एग्ज़ाम है तो उसके अंदर उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा, और अगर बैंकिंग का एग्ज़ाम है तो उसको हम 5 हिस्सों में डिवाइड करके हमें वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। पाँचवा ऑप्शन मेरा नन ऑफ दीज होता है, नो एरर होता है। ऐसे तो आपको जिस भी पार्ट के अंदर एरर है वो बताना होता है। नेक्स्ट आता है मेरा सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंदर क्या होता है, आपको यहाँ पर भी ढूंढना तो एरर ही होता है, एरर ही फाइंड करते हैं हम लोग। लेकिन डिफरेंस ये होता है कि आपको जो वर्ड लिखा हुआ है उसके अंदर कुछ ना कुछ बोल्ड या अंडरलाइन मिलेगा। आपको उसके अल्टरनेट खोजना है। आपको 4 या 5 ऑप्शन गिवन होंगे। वही फिफ्थ ऑप्शन बैंकिंग के अंदर नो इम्प्रूवमेंट आएगा और एसएससी के अंदर फोर्थ ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। आपके पास 4 वर्ड लिखे हुए आएंगे। तो उन 4 वर्ड के अंदर से आपको चूज़ करना होगा कि यहाँ पर किस को मैं फिट रखूँ तो मेरा एरर सपोर्टिंग ठीक हो जाए, मेरा सेंटेंस एरर फ्री हो जाए। हमें एक्चुअल में इसके अंदर सेंटेंस को एरर फ्री बनाना होता है। ये जो स्टेप है यहाँ पर तो सिर्फ इतना बता करके काम चल जाता है कि एरर है या नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको उस एरर को इम्प्रूव करना होता है बाय पुटिंग द वैल्यू गिवन इन द ऑप्शन। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। ये सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है। ये सारा जो जो होता है पोर्शन वो वोकैब पे और आपकी रीडिंग हैबिट्स पे डिपेंड करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आ जाता है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट के अंदर क्या होता है, एक पैराग्राफ आपको गिवन होगा, उसके अंदर 3, 4 या 5 फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं। उन 5 फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपको डिफरेंट हो सकता है, आपको आर्टिकल पुट करना पड़े या प्रेपोजिशन पुट करना पड़े या कोई एडजेक्टिव एडवर्ब, या हो सकता है आपको कोई ना कोई आपके एंटोनियम सिनोनियम टाइप वोकैब का कोई ऐसा वर्ड हो या वर्ब आपको कोई ऐसी गिवन हो जो आपको वहाँ पर फिट करनी हो। तो वो ऑप्शन आपको गिवन होते हैं। लेकिन क्लोज टेस्ट के अंदर भी क्लोज टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए आपको ग्रामर अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो क्लोज टेस्ट के अंदर अगर 5 मुझसे पूछे गए हैं, 5 क्लोज मेरे को फिल करने हैं, तो उन 5 के अंदर से ये बात तो हमेशा ही देखने में आई है कि 3 हमेशा ग्रामर बेस होते हैं। 2 से 3 आपको ग्रामर बेस मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये पोर्शन भी मेरा हो गया ग्रामेटिकल पोर्शन। नेक्स्ट आ जाता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के अंदर क्या होता है, आपको 4 लाइन दी होंगी ABCD करके, एक लाइन लिखी होगी। लाइन क्या है, एक्चुअल में एक कंप्लीट वर्ड, कंप्लीट लाइन को, जो कंप्लीट लाइन जो मेरी होगी, जैसे कि मैं कोई लाइन बोल देता हूँ दैट आई वांट टू गो टू द इंग्लैंड या आई वांट टू विजिट UK, ऐसे करके अगर मैं कोई लाइन बोल देता हूँ तो उसको 4 हिस्सों में डिफरेंट तोड़ दिया जाएगा।
उन चारों हिस्सों को अलग अलग करके रख दिया जाएगा। अब आपको क्या है, उस लाइन को करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना होता है, उसे बोलते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट। और इस पर बहुता क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ग्रामर अगर आपकी अच्छी है तभी आप उनको रीअरेंज कर पाओगे। इसके अंदर भी हम लोग देखेंगे कि कैसे हम डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि ये लाइन पहले आएगी, ये लाइन बाद में आएगी, ये लाइन इसके बाद आएगी, ये लाइन इसके पहले आएगी, राइट। तो नेक्स्ट जो पोर्शन आता है एंटोनियम सिनोनियम। एंटोनियम सिनोनियम टोटली वोकैब का पोर्शन होता है। तो अगर मैं बात करता हूँ, मान लीजिए कि 30 नंबर की आपके पेपर के अंदर इंग्लिश आई हुई है, तो उस 30 नंबर के अंदर से आप लोग देखेंगे कि ग्रामेटिकल पोर्शन, इन सारे ये जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर 6 टॉपिक, इन 6 टॉपिक के अंदर से आपको कम से कम भी 25 से 28 नंबर का डाटा मिलेगा। हो सकता है 30 का भी मिल जाए। तो मैक्सिमम पोर्शन जो आएगा मेरा वो यहाँ से आएगा। तो मैं देखना चाहूँगा कि यहाँ से अगर मैक्सिमम पोर्शन आ रहा है तो ग्रामर की वेटेज मेरी सबसे ज़्यादा है। यानी कि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ये बहुत ज़रूरी बन जाता है कि आपका ग्रामर का पोर्शन बहुत अच्छा हो। तो उसी चीज़ पर हम अभी वर्क करेंगे, उसी चीज़ को हम देखेंगे। मैं आपको कराऊंगा कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस कि कैसे कैसे हम एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओवरऑल हमें करना क्या होता है, हमें सेंटेंस को ठीक करना होता है। अगर सेंटेंस गलत दिया हुआ है तो हमें बताना होता है कि यहाँ पर गलती है और हम उसे ऐसे सुधार सकते हैं। अगर सेंटेंस के अंदर कोई गलती नहीं है तो हमें बताना होता है कि ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, इसमें सुधार की कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो चलिए देखते हैं। हम शुरू करेंगे आज डिटर्मिनर। डिटर्मिनर एक्चुअल में होते क्या हैं? टॉपिक का नाम है डिटर्मिनर। डिटर्मिनर जैसा वर्ड से आपको पता चल रहा है, इसके अंदर वर्ड आया है डेटरमाइन। आपने देखा इसके अंदर वर्ड आया है डेटरमाइन। डेटरमाइन वर्ड का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ के बारे में बताना। बताना मतलब उसकी पहचान को बताना, राइट। तो डिटर्मिनर वो वर्ड होते हैं जो किसी भी शब्द की, किसी भी संज्ञा की, संज्ञा को हम इंग्लिश के अंदर बोलते हैं नाउन। संज्ञा को क्या बोलेंगे हम? नाउन। जो किसी भी नाउन की पहचान को बताएंगे, उस पहचान को बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा उसे हम बोलते हैं डिटर्मिनर, राइट। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, उसके माध्यम से हम समझते हैं। माई फ्रेंड्स। अब मैंने यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा है माई फ्रेंड्स, आप उसके अंदर देखेंगे फ्रेंड्स जो हुआ वो क्या हुआ? नाउन। फ्रेंड्स है एक नाउन और माई क्या है? माई है एक डिटर्मिनर। इस सेंटेंस का मतलब हुआ मेरे मित्र। इस सेंटेंस का मतलब हुआ मेरे मित्र। अगर मैं माई को हटा देता हूँ तो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स से जो बनता है वो बनता है मित्र। किसके मित्र? मेरे मित्र। तो आपने देखा कि ये क्या कर रहा है? इस नाउन की पहचान को बता रहा है, तो उसे हम बोलते हैं डिटर्मिनर। अब डिटर्मिनर के आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट नियम्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं इसको यूज़ करने के। जैसे मैं एक सेंटेंस और लिख देता हूँ, सेम सेंटेंस को ऐसे करके, माई फ्यू फ्रेंड्स। माई फ्यू फ्रेंड्स। अब आप अगेन वही देखोगे कि फ्रेंड्स तो मेरा क्या हो गया? नाउन हो गया। फ्यू क्या हो गया मेरा? डिटर्मिनर हो गया। और माई भी मेरा क्या है? डिटर्मिनर है। तो हमने देखा कि दो डिटर्मिनर को एक साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सेंटेंस का मतलब हुआ, यहाँ था मेरे मित्र, यहाँ है मेरे कुछ मित्र। बात समझ आई? तो हम देख रहे हैं कि डिटर्मिनर को एक साथ यूज़ किया जा सकता है। वहीं अगर हम देखते हैं इंग्लिश के अंदर, तो इंग्लिश के अंदर क्या मतलब हिंदी के अंदर भी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण, जो किसी भी नाउन की विशेषता को बताते हैं। विशेषण क्या करते हैं हिंदी के अंदर? जो किसी भी चीज़ की विशेषता को बताते हैं। जैसे कोई चीज़ अच्छी है, कोई चीज़ बुरी है, तो जो जो गुड है, बैड है, ये सब क्या है? ये सब एडजेक्टिव हैं जो किसी भी संज्ञा की विशेषता को बता रहे हैं। अब आप दो एडजेक्टिव को कभी भी एक साथ नहीं लिख सकते। हिंदी के अंदर क्या आप लिख सकते हो किसी भी चीज़ को, ये अच्छी अच्छी है, ये अच्छा अच्छा है, ऐसे आप एक ही बार बोलोगे ये अच्छा है या ये अच्छी है, ये बुरा है या ये बुरी है। तो ऐसे ही हम डिटर्मिनर को दो बार यूज़ कर सकते हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब को हम दो बार यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमने पहली बात देखी कि डिटर्मिनर होते क्या हैं। फिर उसके बाद हमने देखी कि एक ही नाउन की पहचान को बताने के लिए हम दो दो डिटर्मिनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट।
अब हम देखते हैं कि क्या डिटर्मिनर का इस्तेमाल किसी विशेषण के साथ भी किया जा सकता है क्या। तो चलिए उसको भी उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ, माई फ्यू गुड फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, मेरे कुछ अच्छे मित्र, तो अच्छा क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, फ्रेंड्स अगेन नाउन, फ्यू डिटर्मिनर और माई भी डिटर्मिनर। तो मैंने देखा कि सेंटेंस मेरा बिल्कुल ठीक है। मैंने देखा कि डिटर्मिनर के बाद एडजेक्टिव के पहले डिटर्मिनर को यूज़ किया जा सकता है, और एक नहीं हम डबल डिटर्मिनर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मुझे ये बात समझ आती है कि डिटर्मिनर को 2 डिटर्मिनर या 3 डिटर्मिनर को एक साथ लिखा जा सकता है, लेकिन एडजेक्टिव या एडवर्ब को ऐसे नहीं लिखा जा सकता। एडजेक्टिव और एडवर्ब करते क्या हैं, किसी भी वर्ब की या नाउन की विशेषता को बताने का काम करते हैं। ठीक है, तो अब मैं देखूंगा कि मेरे जो डिटर्मिनर हैं, मैंने जान लिया कि डिटर्मिनर होते क्या हैं। अच्छा जी, ये समझ आया, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि डिटर्मिनर होते कितने प्रकार के हैं। तो डिटर्मिनर को 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, ग्रुप ए डिटर्मिनर और ग्रुप बी डिटर्मिनर। मैं आपको बताऊंगा कि ग्रुप ए डिटर्मिनर क्या होते हैं और ग्रुप बी डिटर्मिनर क्या होते हैं। तो ग्रुप ए के डिटर्मिनर को पहले देख लेते हैं। ग्रुप ए के डिटर्मिनर के अंदर पहले नंबर पर आते हैं आर्टिकल। आर्टिकल कौन से होते हैं, ए, एन और द। उसके बाद आते हैं पोजेसिव, पोजेसिव डिटर्मिनर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ डिटर्मिनर को ऐसे। तो पोजेसिव डिटर्मिनर कौन से होते हैं, जैसे कि माई, हिज, हर, आवर, यूअर, इस टाइप के जो डिटर्मिनर होंगे उनको बोलते हैं हम पोजेसिव डिटर्मिनर। अब नेक्स्ट आते हैं मेरे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, अभी बताऊंगा कि इनको ऐसा क्यों बोलते हैं, ये सब नाम जो हैं इनका क्या महत्व है, ये सब मैं बताऊंगा। अब मैं देख रहा हूँ डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर के अंदर कौन से होते हैं मेरे, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर के अंदर आ जाते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। तो मैंने देखा कि ग्रुप ए की कैटेगरी के अंदर मैंने जितने भी शब्दों को रखा है, पहले देख लेता हूँ कि रखा किन किन को है। आर्टिकल, आर्टिकल क्या है, ए, एन और द। ये आपको सभी को पता होगा, इतनी इंग्लिश सभी ने पढ़ी है। ए, एन, द आर्टिकल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मेरा पोजेसिव डिटर्मिनर। अब इसके अंदर क्या आया है वर्ड पोजेसिव। इस पोजेसिव वर्ड को मैं आपको समझाने के लिए भी बता रहा हूँ, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे HSSC का CET का एग्ज़ाम आ रहा है, और जो बच्चे उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो सुन लीजिए। HSSC ऐसे उल जुलूल क्वेश्चन बहुत पूछता है कि ये किस टाइप का सेंटेंस है, पॉजेसिव केस है या कैसा केस है, अफर्मेटिव है, इंटेरोगेटिव है, इस टाइप के। तो आपको पता होना चाहिए, तब वहाँ पर बच्चे करते हैं कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है। लिखा कहीं नहीं होता, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग की चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं पता होती। पोजेसिव, जैसे कि मैंने अपने पॉलिटी के लेक्चर के अंदर भी, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने सुना होगा कि इंडियन पॉलिटी में मैंने बताया था कि ये है ब्रिटिश पोजेशंस। पोजेशंस का मतलब अधिकार क्षेत्र। तो यहाँ पर वर्ड आया है पोजेसिव, इसका मतलब है जो किसी भी चीज़ पर अधिकार बताते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि ये अधिकार बताने वाले ही सेंटेंस हैं, मेरा, उसका, उसकी, हमारा, तुम्हारा। समझ आई बात। माई, हिज, हर, आवर, यूअर, इस तरह के ये जो सेंटेंस होते हैं ये क्या होते हैं, अधिकार बताते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है पोजेसिव डिटर्मिनर। नेक्स्ट जो इसी क्रम में मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर आया है मेरा डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर का मतलब जो किसी भी चीज़ को डेमो देते हैं। आप लोग क्या करते हो, जैसे कोचिंग लेने आए तो आप लोग मांगते हो कि सर डेमो चाहिए। अब उस डेमो का मतलब क्या है कि आप एक ओवरऑल व्यू लेना चाहते हो कि टीचर कैसा पढ़ाता है, मेरे समझ आता है या नहीं आता, टीचर को भी कुछ आता है या नहीं आता। तो आप लोग बेसिकली देखने तो यही आते हो। तो देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर का मतलब हुआ कि जो डेमो से याद रख लीजिएगा। तो डेमो का मतलब किसी भी चीज़ का उपरला उपरला पहचान, एक धुंधला धुंधला ही सही। तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब क्या होते हैं, ये एकदम डेफिनेट तो नहीं होते, लेकिन ये ज़रूर बता देते हैं कि बात किस चीज़ की हो रही है, इसकी हो रही है, उसकी हो रही है, ये है या वो है। बात समझ आई।
अब मैंने देखा कि ग्रुप ए में रखने का क्या मतलब हुआ। ग्रुप ए में रखने का मतलब ये हुआ, मैंने इन सब को देखा तो मैंने देखा कि ये सभी क्या हैं, ये सभी ऐसे सेंटेंस हैं जो किसी भी चीज़ की क्या कर रहे हैं, पहचान बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये पहचान बता रहे हैं। तो ग्रुप ए के अंदर जो भी मेरे आएंगे इनको मैं बोलूँगा कि जो पहचान बताते हैं, जो पहचान बताते हैं, वो सभी मैंने रख लिए ग्रुप ए के अंदर। अगर ग्रुप ए के अंदर ये सब है तो ग्रुप बी के अंदर ऐसा क्या चीज़ होगी कि डिटर्मिनर मैंने देखा कि ये है मेरा, तो ग्रुप बी के अंदर क्या चीज़ होगी, तो ग्रुप बी के अंदर की देख लेते हैं। ग्रुप बी के अंदर मेरा होगा सम, एनी, ईच, एवरी, सम, एनी, ईच, एवरी, फ्यू, ऑल, बोथ, मोर, मोस्ट, और यहाँ पर मेरा हो जाएगा, इसी से ले लेते हैं, सेवरल, मच, लिटल, एट्सेट्रा। इस तरह के जो मेरे सेंटेंस होंगे। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर मेरे सेंटेंस जो आए हैं, सम, एनी, ईच, एवरी, फ्यू, ऑल, बोथ, मोर, मोस्ट, सेवरल, मच, लिटल, इनका मतलब जानते हैं कि ये क्या बता रहे हैं। डिटर्मिनर का मैंने बोला था कि जो किसी भी चीज़ को डिटरमाइन करे यानी उसकी पहचान बताए। अब पहचान तो ये चीज़ बता रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ये कैसे हैं, सम। सम क्या है, जैसे कि मैं किसी भी चीज़ को बारे में बात कर लेता हूँ। सपोज़ कीजिए मैंने मैंगोज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं आम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं बोलता हूँ सम मैंगो। इसका मतलब क्या, कुछ आम। तो क्या कर रहे हैं, जैसे मैं मैंगो बोलता हूँ तो मैंगो मतलब आम, सम मैंगो मतलब कुछ आम। यानी कि आम की पहचान बता रहा है। पहचान किस रूप में बता रहा है, मात्रा के रूप में। जैसे मैं बताता हूँ, बोलता हूँ कि दिस ग्लास कंटेन सम वाटर। सम वाटर का मतलब आप समझ जाओगे कि थोड़ा पानी है। बात समझ आई। ऐसे मैं बात करता हूँ एनी। एनी वर्ड क्या होता है, जैसे मैं बोलता हूँ एनी स्टूडेंट ऑफ द क्लास, क्लास का कोई भी बच्चा। अगर मैं स्टूडेंट ऑफ द क्लास बोलता हूँ तो क्लास के बच्चे। एनी का मतलब आया कि कोई भी एक बच्चा, आप समझ जाओगे इमीडिएटली। ईच, ईच का मतलब हर एक। जिस भी सेंटेंस के साथ ईच लग जाएगा मतलब उसने गिनती कर दी, हर एक। एवरी, एवरी भी उसी एस्पेक्ट में, ऐसे ही हर एक। फ्यू, फ्यू का मतलब अगेन वही, थोड़ा। ऑल, ऑल का मतलब सभी। बोथ, बोथ का मतलब दोनों। मोर मतलब ज़्यादा। मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, सबसे मतलब मैं जैसे बोलता हूँ मोस्ट ब्यूटीफुल यानी कि बहुत खूबसूरत। एग्जैगरेट कर देते हैं सेंटेंस को। सेवरल, सेवरल का मतलब बहुतायत। मच मतलब बहुत, अगेन लिटिल थोड़ा। तो मैंने देखा मेरे यहाँ पर जितने भी सेंटेंस आए हैं ये सभी क्या कर रहे हैं, ये सभी क्वांटिटी बता रहे हैं, संख्या बता रहे हैं या मात्रा बता रहे हैं। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि ग्रुप बी कैटेगरी के अंदर मेरे वो आते हैं जो संख्या या मात्रा को बताते हैं। आपने देखा कि ये क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी को बता रहे हैं या नंबर्स को बता रहे हैं। कोई बता रहा है कि एक है, दो है, चार है या सभी हैं। कोई बता रहा है कि थोड़ा है, ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा है। तो इस कैटेगरी के अंदर हम रखते हैं, इसीलिए मैंने इनको डिवाइड किया ग्रुप ए और ग्रुप बी के अंदर। आपने यहाँ देखा ये सभी पहचान बता रहे हैं और ये सभी क्वांटिटी या नंबर्स बता रहे हैं। तो इन सब को हम बारी बारी से आगे डिस्कस करेंगे। फिर हम देखते हैं कि इनका उपयोग कैसे होगा। जैसे कि मैं अभी आपको बता देता हूँ ग्रुप बी कैटेगरी का, अगर मैं यहाँ पर यूज़ लिख के बताऊँ आपको। जैसे मैंने लिखा एक सेंटेंस, ईच बॉय। यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिख दिया ईच बॉय। और अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक सेंटेंस, सेवरल बॉयज़। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा गया है वो है बॉय और यहाँ पर लिखा गया है बॉयज़। तो ऐसा क्यों किया गया, ऐसा क्यों किया गया। तो आपको जब यहाँ पर इस चीज़ को आप यूज़ करते हो तो आपको नाउन का ध्यान रखना है कि आप उसको किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। नाउन आपका सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा। सिंगुलर मतलब पुल्लिंग, स्त्री, जो आपने देखा होगा एक वचन और बहुवचन, हिंदी में हम बोलते हैं जिनको सिंगुलर और
प्लूरल, यानी कि एक वचन और सिंगुलर मतलब एक वचन और प्लूरल मतलब बहुवचन। तो ईच जो शब्द है, ईच कैसा है, सिंगुलर वर्ड है, तो इसीलिए मेरा नाउन भी क्या आया है, सिंगुलर आया है। सेवरल मतलब बहुत सारे, बहुत सारे क्या है, प्लूरल वर्ड है, बहुवचन है, तो उसके लिए मेरा नाउन भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। आपको एग्जाम के अंदर ऐसे स्टेटमेंट मिलेगी, ये सेवरल करके तो बहुत सी स्टेटमेंट मिलती हैं, और नाउन को यहाँ पर एस नहीं लिखेगा, जो भी नाउन दिया होगा उसके साथ एस नहीं लिखेगा, और बच्चा वहीं पे कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज गया, उसका तो ध्यान ही नहीं जाएगा, वो आगे सारे सेंटेंस को टटोलता रहेगा और उसको पता ही नहीं चलेगा कि सेंटेंस के अंदर एरर भी था। तो ये बातें आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है। ग्रुप बी कैटेगरी के अंदर ये सब चीज़ आपके सामने आएगी। जैसे एक सेंटेंस और मैं लिख देता हूँ, सेंटेंस है सम वाटर। अब यहाँ पर क्या हुआ है, आप देखोगे कि वाटर एक ऐसी क्वांटिटी है, जब वाटर का यूज़ हुआ है और उसके आगे सम लगा दिया गया है, तो उसका मतलब पहले ही वो बता रहा है कि थोड़ा पानी है। अगर कोई चीज़ नंबर्स में काउंट की जा सकती है तो उसको तो आप प्लूरल बना सकते हो। अगर किसी चीज़ की कोई क्वांटिटी है तो उसको आप सिर्फ़ और सिर्फ अगला जो वर्ड है उसी से बताओगे कि कितनी है कितनी नहीं। वाटर को ऐसे नहीं गिनोगे, राइट। या तो आप रिप्रेजेंट करोगे कि 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, अगर वैसा आ जाएगा तो ये सम नहीं आएगा। सम का मतलब थोड़ा। अगर वो एग्जैक्ट क्वांटिटी दे रहा है तो ये सब नहीं आएगा। आगे नाउन का जब चैप्टर हम करेंगे तब इन चीज़ों को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। अभी आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको डिटर्मिनर से शुरुआत इसीलिए की है, पहले आपको वर्ड के बारे में पता होना ज़रूरी है। बहुत से लोग वर्ब से शुरुआत कर देते हैं, तो सबका अपना अपना पढ़ाने का तरीका है, अपना अपना पढ़ने का मेथड है। मैं आपको यहाँ से शुरू कराना ज़्यादा उचित समझता हूँ। आगे देखते हैं, हम इन्हीं को बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे कि क्या है कैसे हैं। आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे ग्रुप ए और ग्रुप बी क्या है, क्या क्या इसके अंदर सेंटेंस है, क्या क्या इसके बीच का डिफरेंस है। अब जो फर्स्ट रूल मैं आपको बताना चाहूँगा ग्रुप ए के सेंटेंस का, ग्रुप ए के सेंटेंस का एक रूल है, वो ये है कि ग्रुप ए के जितने भी डिटर्मिनर हैं उनके साथ ऑफ नहीं आएगा, ऑफ नहीं आएगा। ऑफ नहीं आएगा मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस लिखा था माई फ्रेंड्स। अब अगर मैं यहाँ पर ऑफ लगा देता हूँ, इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिख देता हूँ माई ऑफ फ्रेंड्स, तो आप ऐसे ही बोल दोगे कि ये क्या लिख दिया, तो गलत लिख दिया, पता ही नहीं है कुछ। ऑफ क्यों आएगा यहाँ पर, आप ऐसे करोगे और आपको पता है, लेकिन आपको नियम नहीं पता कि क्यों नहीं आएगा, बस आपको पता है। एक्चुअल में मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको एरर स्पॉटिंग सीखनी है अच्छे से तो आप ट्रांसलेशन पे फोकस रखिए। आप हिंदी भाषी व्यक्ति हैं, अगर आप किसी सेंटेंस को हिंदी में सही सही अनुवाद कर सकते हैं तो इंग्लिश में भी अगर आप किसी सेंटेंस की हिंदी बनाते हैं और वो हिंदी एकदम सही है, व्याकरण के अनुरूप है, तो मतलब आपका सेंटेंस इंग्लिश में भी एकदम सही है, उसके अंदर कोई एरर नहीं है। अगर वो एरर हिंदी के अंदर है तो वो इंग्लिश के अंदर भी है। जैसे आप इस सेंटेंस के अंदर देख सकते हैं, मेरे मित्र, सेंटेंस है यहाँ पर माई फ्रेंड्स, मेरे मित्र, और यहाँ पर नीचे मैंने लिख दिया माई ऑफ फ्रेंड्स। अब मेरे मित्र, ऑफ का मतलब को, अब किसका, इसका सब्जेक्ट कहाँ गया भाई, किसके बारे में बात करना चाह रहा है, ये किस लिए लिख दिया तूने। अगर आप इसको हिंदी में अनुवाद करके देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगा कि यहाँ पर क्यों है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो बच्चे इस चीज़ पे होते हैं कि हमें कोई एक रेक्टिफिकेशन का कोई फॉर्मूला दे दो। मैं आपको कोई रेक्टिफिकेशन के फॉर्मूले नहीं देने वाला, ये उन बच्चों के लिए लिख रहा हूँ जिनको याद करने की आदत है, कि आप इस चीज़ को याद रख सकते हो अगर याद करना चाहो। नहीं तो मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा हर एक रूल को, हर एक स्टेप बाय स्टेप, कि यहाँ पर ये चीज़ क्यों यूज़ हुई या यहाँ पर ये चीज़ क्यों यूज़ नहीं हुई। अब ग्रुप ए के जितने भी डिटर्मिनर हैं उनके साथ ऑफ नहीं आएगा, लेकिन जो ग्रुप बी के होंगे, जो ग्रुप बी के होंगे उनके साथ ऑफ आ भी सकता है और नहीं भी, और नहीं भी। अब मैं डिफरेंट डिफरेंट मार्कर का यूज़ इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप
डिफरेंस को समझ पाओ। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, सेवरल फ्रेंड्स। मैंने सेंटेंस लिखा सेवरल फ्रेंड्स, तो बिल्कुल सही सेंटेंस है। देखिए आप, ग्रुप बी कैटेगरी का यूज़ हुआ है डिटर्मिनर सेवरल, लेकिन कहीं पर भी आपका ऑफ का यूज़ नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, सेवरल ऑफ माई फ्रेंड्स, तो आप देखोगे कि यहाँ पर सेंटेंस की परिभाषा बदल गई। यहाँ था कुछ मित्र, मेरे कुछ मित्र, सेवरल ऑफ माई फ्रेंड्स, राइट। तो अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखता सेवरल माई फ्रेंड्स, तो ये गलत हो जाता। यहाँ पर ऑफ का यूज़ होगा, सेवरल ऑफ माई फ्रेंड्स, सेवरल ऑफ माई फ्रेंड्स। आप वैसे उच्चारण करके देखिए, सेवरल माई फ्रेंड्स, आपको वैसे ही सही नहीं लगेगा। तो अब हमने देखा कि ग्रुप बी के जो डिटर्मिनर होते हैं उनके साथ नाउन के पहले ऑफ आ भी सकता है और नहीं भी। अगर ऑफ आता है तो आप यहाँ पर देखोगे कि किस टाइप से आएगा। ये इस टाइप का सेंटेंस कुछ आपका बन के तैयार हुआ है कि डिटर्मिनर प्लस ऑफ प्लस डिटर्मिनर प्लस नाउन। सो ये जो सेंटेंस आपका बनेगा ये इस टाइप का बनेगा। बात समझ आई? ऐसा ही एक सेंटेंस और मैं लिख देता हूँ, बोथ ऑफ द फ्रेंड्स। अब आप देखते ही समझ गए होंगे कि फ्रेंड्स के पहले क्या आया है, एक डिटर्मिनर का यूज़ हुआ है द किस कैटेगरी का डिटर्मिनर है, ए कैटेगरी का। तो हमने देखा यहाँ पर भी माई किस कैटेगरी का डिटर्मिनर था, ए कैटेगरी का। अगर ग्रुप बी कैटेगरी के साथ ऑफ का यूज़ होगा तो उसके बाद ग्रुप ए कैटेगरी के डिटर्मिनर का ही मुझे यूज़ करना है, ना कि ग्रुप बी के कैटेगरी के डिटर्मिनर का। बात समझ आई? आपको पहचान बतानी है, ग्रुप ए के अंदर कौन से डिटर्मिनर हमने रखे हैं जो पहचान बताएं नाउन की। तो आपको नाउन की मात्रा तो आपने बता दी, लेकिन आपको उसकी पहचान बतानी है अब, राइट। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। मैंने 3 सेंटेंस आपको डिफरेंट लिख करके दिखाए हैं। तो आप इन चीज़ों को, जो बच्चा याद करना चाहे ऐसे वो याद भी कर सकता है, और जो बच्चा समझना चाहे ऐसे वो समझ भी सकता है। ठीक है, दोनों ही तरह से उचित है। अब देखिए, हर किसी का पैटर्न अलग अलग होता है। कुछ बच्चे याद करते हैं और कुछ बच्चे समझने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। अब ये जो मैंने आपको नियम बताया, ये नो और एवरी के साथ थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर मैं नो और एवरी के साथ देखूं तो मेरा नियम ऐसे बनेगा, एवरी फ्रेंड। मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूंगा, एवरी फ्रेंड। अब जब मैंने फ्रेंड का एग्जांपल लिया है तो मैं फ्रेंड को ही कंटिन्यू रखूंगा सब जगह। यहाँ पर आया है नो फ्रेंड, यानी कि एवरी और नो अगर आया है तो आपका ऑफ का यूज़ नहीं होगा, राइट। बात समझ आई? अगर मुझे ऑफ का यूज़ करना है इसके साथ और इसके साथ, तो मेरा सेंटेंस जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सेंटेंस के अंदर क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पर मैं एवरी ऑफ माई फ्रेंड नहीं लिखूंगा, यहाँ पर आएगा एवरी वन ऑफ माई फ्रेंड्स। यहाँ पर आ जाएगा मेरा एवरी वन ऑफ माई फ्रेंड्स, और यहाँ पर आ जाएगा, नो की जगह आ जाएगा नन ऑफ माई फ्रेंड्स। तो आपने देखा कि यहाँ पर नो फ्रेंड था, एवरी फ्रेंड था। ये क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर नाउन भी मेरा सिंगुलर था। देखो भाई, रूल दो दो बताते हुए चल रहा हूँ, नाउन का भी कंसेप्ट साथ साथ। यहाँ पर नन जो है, नन का मतलब है इनमें से कोई नहीं। तो किन में से कोई नहीं, तो बहुत सारे लेने होंगे ना, उनमें से कोई नहीं। अब नन ऑफ माई फ्रेंड, ना कि नो ऑफ माई फ्रेंड, नन ऑफ माई फ्रेंड्स। ऐसे ही एवरी वन ऑफ माई फ्रेंड्स, हर एक किस में से, एक में से हर एक थोड़ी ना, कुछ तो क्वांटिटी होगी जिसके अंदर से हर एक, इसीलिए यहाँ पर ये प्लूरल आया है। तो सेंटेंस के अंदर देखिए, एरर आपको कई प्रकार से दे सकता है। हो सकता है इसके साथ एस ना लगाए, ऐसा सेंटेंस लिख दे इसके साथ एस ना लगाए, या हो सकता है यहाँ पर एस लगा हो और यहाँ पर आपको एवरी लगा हुआ मिले।
और यहाँ पर हो सकता है आपको एवरी लगा हो और ऑफ लगा हुआ मिले, यहाँ पर आप आगे सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। तो हमें करेक्शन जो है वो सिर्फ एक ही करनी होती है, एरर एक ही फाइंड आउट करना होता है। ये नहीं है आप सेंटेंस के 4 हिस्से हैं और चारों में अलग अलग एरर निकाल के बैठ गए। सेंटेंस के अंदर एरर हमेशा एक ही तरीके से ठीक करना होता है जहाँ से शॉर्टकट पड़े। अगर ये सेंटेंस ऐसा लिखा हो, यहाँ पर ये चीज़ लिख दी जाए एवरीवन ऑफ माई फ्रेंड, तो मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पर एस लगा देता हूँ तो मेरा सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। या फिर मैं इसको 2 तरीके से करेक्ट कर सकता हूँ ना, या तो मैं लिख दूँ एवरी फ्रेंड या मैं लिख दूँ एवरी वन ऑफ माई फ्रेंड्स। तो क्या सही है? अब अगर एवरी लिखता हूँ तो मुझे ये सब डिलीट करना पड़ेगा। उससे बेहतर है अगर मैं यहाँ पर एस चिपका देता हूँ तो मेरा सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। तो आपको शॉर्टकट मेथड हमेशा फाइंड आउट करना है एरर सपोर्टिंग का, राइट। उम्मीद है आपको ये रूल समझ आया होगा डिटरमिनर का। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है इस सीरीज के अंदर। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रुप बी और ग्रुप ए 2 कैटेगरी मैंने कराई हैं, ग्रुप बी और ग्रुप ए। तो हमने देखा था कि ग्रुप बी के डिटरमिनर के बाद ही हम हमेशा ग्रुप ए का डिटरमिनर रख रहे हैं। आपने अभी देखा जो एग्जांपल्स हमने कराए कि ग्रुप बी के डिटरमिनर के बाद ही ग्रुप ए का डिटरमिनर आ रहा है। तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है क्या कि ग्रुप ए का डिटरमिनर पहले आ जाए और ग्रुप बी का उसके बाद में? जी हाँ, ऐसा भी पॉसिबल है। ऐसे भी कुछ केसेस बनते हैं। जैसे फ्रेंड का हमने एग्जांपल लिया था तो वहीं से ले लेते हैं माई मैनी फ्रेंड्स। तो आपने देखा कि ये नाउन हो गया, ये ग्रुप बी का डिटरमिनर और ये ग्रुप ए का डिटरमिनर, ये ग्रुप ए का डिटरमिनर। नेक्स्ट एक और सेंटेंस लिख देता हूँ, दीज फ्यू फ्रेंड्स। तो हमने देखा कि ग्रुप ए का जो मेरा डिटरमिनर है उसके बाद ग्रुप बी का डिटरमिनर मेरा यूज़ हुआ है। तो ऐसा भी पॉसिबल है, राइट। ऐसे भी कुछ केसेस बनेंगे आपके जहाँ पर ये वाली चीज़ आपकी पॉसिबल है। इसीलिए मैं आपको रूल रटवाने की बजाय मैं आपको क्या बोलता हूँ कि हिंदी ट्रांसलेशन पर ज़्यादा बिलीव कीजिए। जिस दिन आप हिंदी ट्रांसलेशन सही करने लगे उस दिन आप एरर स्पॉटिंग के मास्टर बन जाएंगे। एक भी एरर स्पॉट आपका गलत नहीं होगा। लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से, आप नियम पढ़ोगे, उन सब को अप्लाई करने से तभी आप कर पाओगे, उस लेवल तक आप तभी अचीव कर पाओगे। इतना बड़ा किसी का दिमाग नहीं है कि 1000 नियम को अपने दिमाग में इकट्ठा करके एग्ज़ाम के अंदर चला जाएगा। उसे मैथ के भी फॉर्मूले वगैरह याद करने होते हैं, उसे जीके भी याद करनी होती है। इतना नहीं उसके पास होता है। अब रीजनिंग के भी उसके लॉजिक और ट्रिक्स हैं। तो ऐसा नहीं होता है। आपको जो कुछ भी करना होता है अपने कंसेप्ट्स पर ग्रिप रखनी होती है। अपने कंसेप्ट्स को अपनी मुट्ठी में रखिए, उसके बाद आप मास्टर हो हर चीज़ के। रटना नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि ये है। लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जहाँ पर कुछ ग्रुप बी के ऐसे डिटरमिनर होंगे जो हमेशा ग्रुप ए के बाद में ही यूज़ होंगे। जैसे मैं लिख देता हूँ द ओनली बॉय। ये केस अलग है भाई इनसे, ये केस अलग है और ये केस जो मैं लिखने जा रहा हूँ ये अलग है। सेंटेंस लिखा है द ओनली बॉय। अगला सेंटेंस मैं लिख देता हूँ द अदर ग्रुप, द अदर ग्रुप। नेक्स्ट सेंटेंस में लिख देता हूँ माई 3 पेन्स। अब आपने देखा यहाँ पर हुआ क्या है, 3 अलग अलग वाक्य यूज़ हुए हैं भाई। देखना, यहाँ पर हुआ है ओनली यूज़, यहाँ पर हुआ है अदर यूज़, यहाँ पर हुआ है 3 यूज़। सो ओनली, अदर, ये सब क्या है? ग्रुप बी के मेरे डिटरमिनर हैं। इस ग्रुप बी के डिटरमिनर को अगर मैं पहले रख देता हूँ ओनली द बॉय तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। आप खुद करके देखिए, अगर मैं इसको इसके आगे रख देता हूँ उठा के ओनली द बॉय तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। सेंटेंस हमेशा ऐसे होगा द ओनली बॉय, क्योंकि ओनली और अदर ये ऐसे वर्ड हैं जो हमेशा ही नाउन के पहले चलेंगे। इनको आप नाउन से जुदा नहीं कर सकते कभी भी। कभी करके देख लेना, एकदम से सेंटेंस गलत हो जाएगा, आप एकदम से पकड़ लोगे कि हाँ ये गलत हो गया।
देख लो, अदर द ग्रुप या द अदर ग्रुप, या तो ऐसे आएगा अदर देन द ग्रुप। अगर इसको मैं आगे रखता हूँ, यहाँ पर बन जाता है अदर द ग्रुप, तो सेंटेंस मेरा गलत हो जाएगा। यहाँ पर है माई 3 पेन्स, अगर मैं इसको आगे रख दूँ तो 3 माई पेन्स। अब ये 3 जो आपने लिखा है ये क्या है? मैंने आपको बताया था कि ये भी क्या होगा, जो संख्या बताएंगे या मात्रा बताएंगे वो क्या होंगे, ग्रुप बी के डिटर्मिनर। और इन सब को जो ये संख्याएं बताते हैं इनको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर, इनको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स के अंदर मेरे 1 2 3 ये सब आगे सीरीज चलती जाएगी, ये सब क्या होंगे, कार्डिनल नंबर। तो आप इस चीज़ को, जो बच्चे रूल की तरह लिखना चाहते हैं वो ये भी लिख सकते हैं कि ओनली अदर और 3, ओनली अदर और सॉरी कार्डिनल नंबर, ओनली अदर और कार्डिनल नंबर। अगर ये सेंटेंस के अंदर आते हैं तो इनके पहले हमेशा ग्रुप ए का जो डिटर्मिनर होगा वो हमेशा ही हमेशा इनके पहले लगेगा। किस किस के पहले? ओनली अदर और कार्डिनल नंबर के पहले। बात समझ आई? ओनली अदर और कार्डिनल नंबर के पहले ही मेरा क्या लगेगा, ग्रुप ए का डिटर्मिनर। जैसे कि द क्या है, आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल, ग्रुप ए का डिटर्मिनर है। माई क्या है, मेरा पोजेसिव डिटर्मिनर है, अभी मैं बता के हटा हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, जो ग्रुप बी के डिटर्मिनर है ना, ये बहुत बहुत मज़ेदार कंसेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग। आप इनमें देखोगे कि बहुत सारे झोल माल हैं और हर एक झोल को हम क्लियर करते चलेंगे। अब ग्रुप बी के डिटर्मिनर की मैं क्लासीफाई करता हूँ, वर्गीकरण हिंदी में बोलते हैं इसको, वर्गीकरण। ग्रुप बी के डिटर्मिनर का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। अब इनको मैं करता हूँ क्लासीफाई। अब क्लासिफिकेशन कैसे होगा इनका? अब देखिए, एक ग्रुप की, हम ग्रुप की बात कर लेते हैं या समूह की बात कर लेते हैं। एक ग्रुप की सभी आइटम्स को बताने वाले शब्द, शब्द ही बोलूँगा। एक ग्रुप की सभी आइटम्स को बताने वाले जो शब्द हैं, डिटर्मिनर हैं मेरे, वो मेरे कौन से होंगे? जैसे ऑल, नो, नन, ऑल, नो, नन, whole, each, every, any। ये जो मेरे शब्द हैं, आप देखो कि ये शब्द मेरे कैसे हैं कि ये एक ग्रुप की जिस भी सेंटेंस के अंदर ये यूज़ हो जाते हैं, उस सेंटेंस के अंदर जिस भी चीज़ का जिक्र हो रहा है, मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया था फ्रेंड्स का, दोस्तों का, तो अगर ऑल लग गया तो मतलब सभी दोस्तों को इसने इकट्ठा कर लिया। नो का मतलब किसी दोस्त को नहीं, नन मतलब इनमें से कोई नहीं, ईच मतलब हर एक को, एवरी मतलब ये वही। आप देखोगे कि ये क्या कर रहे हैं, एक ग्रुप की, ग्रुप क्या था यहाँ पर, मेरा दोस्त थे, तो उनकी सभी आइटम्स को बनाने वाले शब्द, यानी कि उन सबको एक आइटम बना दिया। किसने बना दिया? इन शब्दों ने। तो इसको इसीलिए हम बोलते हैं कि एक ग्रुप की सभी आइटम्स को बताने वाले शब्दों को ये ग्रुप बी की कैटेगरी में, इस कैटेगरी के अंदर उनको रखा जाता है। अब कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो एक ग्रुप की बहुत बड़े भाग को या काफ़ी मुख्य भाग को बताते हैं, भाग को बताते हैं। तो उसके अंदर हम देख लेते हैं कि मेरे कौन कौन से वर्ड होते हैं। उसके अंदर होते हैं जैसे मच, मैनी, लोट, मच, मैनी, लोट, एलोट, यहाँ पर लिख लेते हैं लोट्स, लोट्स होता है, लोट नहीं एलोट होता है। अगर लोट को खाली यूज़ करना हो तो आएगा एलोट, और वैसे होगा लोट्स। यहाँ पर आ जाएगा सेवरल, मच, मैनी, लोट्स, एलोट्स, एलोट, सेवरल, मोस्ट, मोस्ट वर्ड भी इसी कैटेगरी के अंदर आएगा, और प्लेंटी। आप देखोगे कि इसके अंदर जितने भी शब्द आए हैं ये सब किसी भी चीज़ की बहुत
बहुतायत मात्रा को संबोधित कर रहे हैं। मच मतलब बहुत है, मैनी मतलब बहुत सारे, लोट्स मतलब काफ़ी सारे वही, एलॉट मतलब एक बहुत बड़ा भाग, सेवरल मतलब बहुतायत, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, प्लेंटी मतलब प्रचुर मात्रा में। तो आपने देखा कि जो ग्रुप, ये वो ग्रुप है जो किसी भी एक ग्रुप के बहुत बड़े भाग को इंगित करता है, तो उसके अंदर हम रखते हैं इन सेंटेंसेस को। अब नेक्स्ट आता है कि हमने देख लिया कि सभी आइटम्स को बताने वाले, बहुत बड़े भाग को बताने वाले। अब हम देखते हैं जो किसी भी छोटे से भाग को, यानी कि किसी ग्रुप के कुछ भाग को, सिर्फ कुछ भाग को बताने वाले सेंटेंसेस, जो सिर्फ एक छोटे से हिस्से को बताएंगे। अब छोटे से हिस्से को बताएंगे आप लोग समझ ही चुके होंगे, जैसे मेरे सेंटेंस होते हैं सम, लिटल, फ्यू। ये इस प्रकार के जो मेरे सेंटेंस होंगे वो सभी क्या होंगे, तो छोटे हिस्से को बताने वाले, सम, लिटल, फ्यू। ये मैं उन बच्चों के लिए लिख रहा हूँ जो हिंदी मीडियम से आते हैं, जिनकी इंग्लिश वीक है। अब जिन बच्चों की इंग्लिश वीक है तो उनको इस बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है उसको इस चीज़ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन इतनी नहीं होगी। यहाँ पर देखने के बाद आप अपने कंसेप्ट को और ज़्यादा रिफाइन कर पाओगे। इसीलिए मैं इन सब को बता रहा हूँ, नहीं तो एग्ज़ाम के अंदर ऐसा कुछ पूछा जाने वाला नहीं है भाई, ताकि आप ट्रांसलेशन करने में आपको ईजी रहे। इसलिए मैं ये सब हिंदी में इसलिए आपको लिख लिख के बता रहा हूँ, ताकि आप ट्रांसलेशन को ईजी कर सको। मेरा जो मेन काम है वो है आपके ट्रांसलेशन को ईजी कराना। अब हमने ये भी बात कर ली। अब अगर दो के बारे में बात हो या किसी एक हिस्से के बारे में बात हो, तो ग्रुप के दोनों भाग या एक भाग के बारे में बताने वाले। अब दोनों भाग या एक भाग के बारे में बताने वाले शब्द मेरे होंगे आइदर, नाइदर, ओनली, बोथ, अदर, एनदर। आप इन शब्दों को मोस्ट कॉमनली डेली अपनी इंग्लिश के अंदर यूज़ करते हो, डेली के डेली। लेकिन आपको पता नहीं है कि आप इनको क्यों यूज़ कर रहे हो। बस वो है कि एक लिंगल प्रैक्टिस हो चुकी है आपको, मतलब लिंग्विस्टिक हो चुके हो आपको मतलब आपकी ज़ुबान पे चढ़ चुकी है वो चीज़, आपको नहीं पता। आजकल लड़कियों के अंदर तो ख़ास तौर पे है, वो इंग्लिश ज़्यादा झाड़ती हैं, तो सोचती हैं पता नहीं क्या कुछ पता है, पता सता कुछ नहीं है। तो रूल्स तो ये हैं, इसलिए यूज़ करते हैं। वही बुरा मत मानना मैंने बात बताई है। आप लोग देखोगे आपके फ्रेंड्स वगैरह और भी, या आप खुद भी अगर आप गर्ल हो तो आप देखोगे कि आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। और जो गांव वाले हैं वो तो बेचारे, बड़ा उनका तो हाथ टाइट होता है, वो तो वैसे ही कांपते हैं। वो तो शुक्र करते हैं मोदी सरकार का कि इन्होंने आए तो हिंदी भाषा पे बड़ा जोर दिया, नहीं तो इंग्लिश सुन सुन के शहरी लोगों की आदत होती है कि हर चीज़ को इंग्लिश में वो थोड़ा करके ज़्यादा शो करते हैं कि हाँ मुझे थोड़ी ज़्यादा नॉलेज है। तो नॉलेज कुछ नहीं है। ये कुछ नियम थे जो मैंने आपको बताए। अभी मैंने डिटर्मिनर के डिफरेंट ग्रुप ए ग्रुप बी किए था। ग्रुप ए के अंदर हमने सबसे पहले देखा था आर्टिकल। तो आज मैं मेनली जो डिस्कस करने वाला हूँ टॉपिक वो है आर्टिकल। मैं आपको ये सब इसलिए बताया कि ताकि आपको पता चल सके कि आर्टिकल आया कहाँ से, क्यों, क्या इसका उपयोगिता है, क्या नहीं। ठीक है, एक अच्छा वीडियो बनने वाला है ये। जिस बच्चे का कंसेप्ट वीक है या जिसको कोई नॉलेज नहीं है तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है भाई, तैयारी हम कराएंगे, चिंता मत करो। अब आपके पास आर्टिकल 3 होते हैं, आपको पता है ए एन और द। अब ए एन जो होते हैं ये होते हैं मेरे इनडेफिनिट आर्टिकल, इनको मैं बोलता हूँ इनडेफिनिट आर्टिकल, और ये मेरे होते हैं डेफिनिट आर्टिकल। अब इनडेफिनिट और डेफिनिट का मतलब क्या है, अगर आपको पता है ये सभी तीनों क्या करते हैं, पहचान बताते हैं। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में श्योरिटी है तो वो है डेफिनेट, आप बिल्कुल डेफिनेट हो। डिफाइन कर रहा है ना, डेफिनेट डिफाइन कर रहा है। इन अगर आगे लग गया तो नेगेटिविटी में चला गया, आपको नहीं पता कि सेंटेंस क्या है। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं आपको एक देना चाहूँगा, ए बैगर हैज़ स्टोलन
योर पर्स आपने लिख दिया, ए बैगर हैज़ स्टोलन योर पर्स। यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि एक भिखारी ने आपका पर्स चुराया है। किस भिखारी ने चुराया है आपको उसकी आइडेंटिटी नहीं पता है, तो इसीलिए आपने यूज़ किया है ए बैगर हैज़ स्टोलन योर पर्स। अब एक और सेंटेंस देख लेते हैं। देयर इज ए मैन स्टैंडिंग एट द गेट। अब आप यहाँ पर देखिए सेंटेंस के अंदर कह रहा है देयर इज ए मैन स्टैंडिंग एट द गेट। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा है, कौन खड़ा है आपको नहीं पता, तो इसीलिए ए का यूज हुआ। राइट, बात समझ आई। अब ये तो थे इनडेफिनेट के एग्जाम्पल, अब डेफिनेट के देख लेते हैं। आई वांट टू गो टू द कोचिंग। अब यहाँ पर सेंटेंस का देखिए मतलब क्या है। सेंटेंस बोल रहा है आई वांट टू गो टू द कोचिंग, यानी कि मैं कोचिंग जाना चाहता हूँ या मैं कोचिंग जाना चाहती हूँ। तो आपको पता है कि किस कोचिंग के अंदर जाना है, इसीलिए डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ हुआ है। कोचिंग क्या है, नाउन है, उसके पहले, इसीलिए डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ हुआ है। तो अगर आप ट्रांसलेशन के अंदर हो अच्छे तो आपके आर्टिकल बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी कि डेफिनेट और इनडेफिनेट के बीच का डिफरेंस क्या है। डेफिनेट वो जहाँ पर आप श्योर शॉर्ट हो कि यही है, इनडेफिनेट वो जहाँ पर आपको पता नहीं है कि इनमें से कौन सा है। चलिए तो हम आगे करते हैं, इनके और यूसेस देखते हैं क्या है कैसे है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि द जो है ना, द वो क्या है, मेरा डेफिनेट चीज़ के लिए है। अगर किसी भी चीज़ का कोई भी मुझे डेफिनेट पता है उस चीज़ के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इस दुनिया के अंदर एकमात्र वस्तुएं हैं, इकलौती चीज़ें हैं, अगर कोई इस दुनिया के अंदर इकलौती चीज़ है तो उसके साथ मैं द का यूज़ कर सकता हूँ। अगर कोई इकलौती चीज़ है दुनिया के अंदर, अब आप बोलोगे कि सर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि सूरज है एक ही है तो मैं बोल सकता हूँ द सन। चंद्रमा है एक ही है, द मून। प्रधानमंत्री है एक ही है, द पीएम। राष्ट्रपति है एक ही है तो मैं बोल सकता हूँ द प्रेसिडेंट। कैप्टन है टीम का तो एक ही है, द कैप्टन ऑफ द टीम। आगे जो भी होगा, तो यानी कि जो भी मेरे पास इकलौती वस्तुएं होंगी, इकलौती बस एक ही है दुनिया के अंदर, तो उनके नाम के साथ मैं क्या कर सकता हूँ, द का यूज़ कर सकता हूँ। डेफिनेट है। राइट, बात समझ आई। ऐसे ही आप इसको काफ़ी सारी चीज़ों के साथ यूज़ कर सकते हो। आपके पास सन, मून, अर्थ, वर्ल्ड, ऐसे से आपको बहुत से वर्ड मिलेंगे। अर्थ के साथ बहुता मिलेगा, वर्ल्ड मिलेगा, वर्ल्ड लिखा हुआ, ऐसे तो द वर्ल्ड। अब संसार तो एक ही है ना, तो द वर्ल्ड, ऐसे। ठीक है, तो ये था द का कुछ इम्पोर्टेंट यूसेज जो मैंने आपको बताया। डेफिनेट से मुझे याद आया कि डेफिनेट का मतलब ये होगा, तो इसका मतलब ये भी है। आगे हम और यूज़ देखेंगे, अभी मैं बात कर लेता हूँ ए एन की। अब ए एन के बारे में एक बहुत गलत अवधारणा है। जैसा हमें स्कूल के अंदर पढ़ाया जाता है कि एन को हम यूज़ करते हैं जहाँ पर भी वोवल्स आएंगे। वोवल्स हमारे कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ऐसा स्कूल के अंदर पढ़ाते हैं। आपने भी पढ़ा होगा, मुझे भी पढ़ाया गया था। लेकिन मैं बोलता हूँ कि ये जो सेंटेंस है वो गलत है, ऐसा नहीं होता है। आप कहोगे कि सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि ऐसा नहीं होता है, तो मैं बोलता हूँ कि भाई मैं बिल्कुल क्लियर हूँ इस चीज़ के ऊपर। अब जैसे कि मैं एक सेंटेंस आपको लिखता हूँ, ही इज़ MP, तो आप यहाँ ए लगाओगे कि एन लगाओगे। अब कुछ बच्चे जो इस रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे वो देखेंगे कि यहाँ पर तो एम है, वोवल तो नहीं है, वो ए लगा देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा, आंसर आएगा एन। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगेन फिर से वही बात आ जाती है कि हिंदी इंग्लिश की, आपको हिंदी के अंदर स्वर और व्यंजन के बारे में पता होना जरूरी है। स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। ए, आ, ई, उ, री, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, अ, ये सब क्या होते हैं, आपके स्वर होते हैं, और उसके बाद बाकी सारे व्यंजन होते हैं।
तो जहाँ पर भी स्वर की ध्वनि आएगी, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जहाँ पर भी स्वर की ध्वनि आएगी, यानी कि आप जिस भी सेंटेंस के पहले आपको आर्टिकल का इस्तेमाल करना है उसका उच्चारण करके देखिए। अब मैं इस सेंटेंस का अगर उच्चारण करता हूँ तो मैं इसको हिंदी के अंदर ऐसे बोलूँगा MP। तो यहाँ पर आगे क्या आया है, ए क्या है, स्वर है। अगर स्वर की ध्वनि आई है तो आर्टिकल एन का इस्तेमाल होगा, आर्टिकल एन का इस्तेमाल होगा। अगर स्वर की ध्वनि नहीं आई है तो आपका आर्टिकल ए का इस्तेमाल होगा। इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। बात समझ आई? राइट। अब ऐसे तो MP के आगे द का इस्तेमाल भी हो सकता है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि द का इस्तेमाल जो सिर्फ इकलौता हो उसके साथ कर सकते हैं जिस सेंटेंस के अंदर MP का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है कोई, सपोज कीजिए आप मान लीजिए अहमदाबाद से बिलोंग करते हो और अहमदाबाद के अंदर जो MP होगा तो वो एक ही होगा, बहुत सारे MP नहीं होंगे। तो वो अगर इकलौता है, अगर सेंटेंस के बारे में ऐसी बात हो रही है, उसके इकलौते के बारे में बात हो रही है, उसके पद के बारे में बात हो रही है, यानी कि उस पूरे एरिया के अंदर एक ही MP है, तब दा का यूज़ होगा। ये मैं अभी आपको बता के हट चुका हूँ। यहाँ पर जो मेरा सेंटेंस है, यहाँ पर किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है कि वो क्या है, ही इज़ एन MP, वो एक MP है। यहाँ पर मतलब MP उसका क्या हुआ, एक प्रोफेशन हुआ। बात समझ आई? तो अभी मैं बात करता हूँ, उम्मीद है ये बात आप समझ चुके होंगे, AN के बारे में, मोस्ट कॉमन आर्टिकल के बारे में, रॉन्गली पढ़ाई जाने वाली चीज़ों को मैं करेक्ट करा रहा हूँ आपकी। अब मैं बात करूँगा कि जो मेरे अनकाउंटेबल नाउन होंगे उनके साथ हम A और N का यूज़ नहीं करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन मैं शब्द लिख देता हूँ, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या हुआ कि जिसे गिना नहीं जा सकता, गिना ना जा सके, जिसे गिना ना जा सके मतलब वो अनकाउंटेबल। अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ A और N का उपयोग नहीं होगा। तो फिर A और N का उपयोग कहाँ होगा? A और N का उपयोग हमेशा ही हमेशा सिर्फ वहाँ होगा जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन मेरे होंगे, सिंगुलर होंगे, काउंट किया जा सकेगा, और नाउन होंगे। बात समझ आई? अब अनकाउंटेबल नाउन के अंदर कुछ ऐसे होते हैं, ये नाउन के चैप्टर में विस्तार पूर्वक हम पढ़ेंगे। अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ कि अनकाउंटेबल नाउन होते कैसे हैं। वो दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते अनकाउंटेबल हैं। अब इसका मैं आपको उदाहरण के तौर पे अगर दूँ, जैसे ट्रैवल, मैं बोलता हूँ ट्रैवल, लगेज, बैगेज, फर्नीचर, ब्रेड, ये सभी क्या है, दिखने में आपको लगेंगे कि ये सिंगल काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, लेकिन ये सभी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। इस क्रम में और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आप मनी को भी काउंट कर सकते हो, मनी भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। नॉलेज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। राइट। तो इस तरह से ये सूची बहुत लंबी है, इसको नाउन के चैप्टर में हम बहुत विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। लेकिन आप अगर इस कंसेप्ट को समझ लोगे तो आप हिंदी में जब इसका उच्चारण करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि ये अनकाउंटेबल है कि काउंटेबल है। जैसे मैं बात करता हूँ ट्रैवल, ट्रैवल का मतलब यात्रा। अब यात्रा क्या है, कहाँ की यात्रा की है, कितनी यात्रा की है, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर। तो आपको एक नंबर के माध्यम से इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। इसको काउंटेबल बनाने के लिए आपको एक नंबर आगे इसके लगाना पड़ेगा। समझे बात? ऐसे ही लगेज, लगेज का मतलब सामान। अब कितना सामान, 1 बैग, 2 बैग, 4 बैग कि 10 बैग, तो ये भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ऐसे ही बैगेज, ऐसे ही आपका फर्नीचर, ऐसे ही ब्रेड। जैसे फर्नीचर की बात करते हैं, मोस्ट कॉमन यूजेबल वर्ड फर्नीचर। फर्नीचर के अंदर मतलब घर के अंदर जितना भी फर्नीचर है भाई, बेड भी है उसके अंदर, मेज कुर्सी टेबल वगैरह सब कुछ है, जितना भी है आपका। समझे बात? जितने भी बेड हैं, जितने भी कुर्सियां हैं, जितने भी मेज हैं, वो सभी फर्नीचर के अंदर काउंट हो चुके हैं। अगर आपको किसी सिंगल चीज़ की बात करनी है तो आप बताओगे कि हाँ ये बेड,
या ये कुर्सी या ये टेबल। ऐसे ही हम बात करते हैं ब्रेड की। जब हम ब्रेड की बात करते हैं तो ब्रेड का मतलब एक पीस ऑफ ब्रेड नहीं होता, ब्रेड का मतलब होता है पूरा का पूरा ब्रेड। अब अगर आपको सिंगल पीस की बात करते हैं ब्रेड की तो हम बोलते हैं स्लाइस ऑफ ब्रेड, स्लाइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड का एक टुकड़ा। तो ब्रेड क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं क्योंकि ये वर्ड दिखने में आपको लगेंगे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। मनी, मनी मतलब पैसा। कितना पैसा? 100 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 1000 रुपये, कितने रुपये? आप मेंशन करोगे ना कि आई हैव 100 रुपये, 200 या 2000 5000 5 लाख 10 लाख, कितने? तो क्वांटिटी आपको मेंशन करनी पड़ेगी। ऐसे ही नॉलेज, नॉलेज किस चीज़ की? ओमनिशिएंट है क्या? ओमनिशिएंट मतलब जिसको सब कुछ मालूम हो। तो नॉलेज का भी एक लेवल होगा ना, तो वो आपको बताना पड़ेगा। ये वर्ड क्या होते हैं? ये ऐसे होते हैं जो दिखने में लगते हैं आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन, लेकिन होते हैं असल में अनकाउंटेबल नाउन। ये होते क्या हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो अभी मैं इसको रब करता हूँ। अब आगे हम डिस्कस करते हैं इसी क्रम के अंदर कि मेरे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो काउंटेबल तो होते हैं, लेकिन अगर उनका जनरल यूसेज में यूज़ किया जाए तो मैं उनको बोलूँगा कि वो अनकाउंटेबल हैं। मतलब उनके आगे फिर अगर अनकाउंटेबल हैं तो आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। अब ऐसे कैसे वर्ड होते हैं? जैसे कि मैं आपको इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूँगा। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। मैं एक वर्ड लिखता हूँ आपको, प्लीज़ कन्वे दिस मैसेज थ्रू, प्लीज़ कन्वे दिस मैसेज थ्रू द लेटर एंड नोट बाय द फोन। प्लीज़ कन्वे दिस मैसेज थ्रू द लेटर नोट बाय द फोन। अब मैं सेकंड सेंटेंस एक लिख देता हूँ। बिकॉज ऑफ माई illness, because of my illness I remained in the bed for 6 months। Because of my illness I remained in the bed for 6 months। नेक्स्ट सेंटेंस मैं आपके लिख देता हूँ यहाँ पर, he went by the bus to save time, he should go, she should have gone, should के बाद should have gone by the car। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, फोर्थ सेंटेंस, इससे और अच्छा क्लियर हो जाएगा। he sleeps in the day and works in the night। तो आपने देखा कि यहाँ पर मैंने आपको 4 सेंटेंस लिख के दिए हैं, 4 सेंटेंस। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि कुछ काउंटेबल नाउन का यूज़ हुआ है, लेकिन हुआ क्या है कि उन काउंटेबल नाउन्स का व्यापक अर्थों में सार्वजनिक रूप पर प्रयोग कर लिया गया है। अगर उनका उपयोग इस तरह से किया जाए कि उनका सामान्य अर्थ निकल रहा है तो हम इस सेंटेंस के अंदर आर्टिकल का उपयोग नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं, पहला सेंटेंस है। और भाई देखो मेरी बात सुनिए, एसएससी के अंदर फिर भी थोड़ा सा इजी एरर स्पॉटिंग पूछ लिया जाता है, बैंक के अंदर तो काफ़ी अच्छे लेवल की पूछी जाती है। ऐसे ऐसे सेंटेंस मिलेंगे आपसे ट्रांसलेट भी नहीं हो पाएंगे, तो आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से करके जाइएगा कि जिससे आप अच्छी ट्रांसलेशन को ईजिली कर सको।
जैसे प्लीज़ कन्वे दिस मैसेज थ्रू द लेटर एंड नोट बाय द फ़ोन। अब यहाँ पर बात किस चीज़ की हो रही है? मैसेज को कन्वे करने की, यानी कि मैसेज देने की बात हो रही है। अब मैसेज कैसे दिया जाता है? मैसेज कैसे दिया जाएगा? या तो आप चिट्ठी के माध्यम से दीजिए, तार के माध्यम से दीजिए, बात समझ आई? चिट्ठी दीजिए, तार दीजिए, या फ़ोन कीजिए, या ईमेल कीजिए, ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है प्लीज़ कन्वे दिस मैसेज थ्रू द लेटर एंड नोट बाय द फ़ोन। अब देखिए, जब मैसेज को कन्वे करने की बात आई तो मतलब यहाँ पर लेटर और फ़ोन जो है यही संचार के माध्यम है, संचार के माध्यम है, दूर संचार के। तो इनका मतलब सार्वजनिक रूप से, यानी कि व्यापक अर्थों में, जनरल फॉर्म में इनको यूटिलाइज कर लिया गया है। तो इनके आगे जो मेरे आर्टिकल लगे हुए हैं वो गलत हो जाएंगे, यानी कि अब मुझे इन आर्टिकल्स को डिलीट करना पड़ेगा। सो प्लीज़ कन्वे दिस मैसेज थ्रू लेटर एंड नोट बाय फ़ोन, ये मेरा सही सेंटेंस होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर बात किसकी हुई है? कन्वे दिस मैसेज, मैसेज को कन्वे करने की, मैसेज देने की, मैसेज देने के जो माध्यम है उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। अब मैसेज देने की बात हो रही है और मैसेज देने के जो माध्यम आए हैं, मतलब उन माध्यमों का अब व्यापक रूप से प्रयोग कर लिया गया है। अब मुझे उनको डिफ़ाइन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं रही कि मैं किसके थ्रू मैसेज दूंगा। मुझे पता है कि मैसेज देना है तो कैसे दूंगा, लेटर से दूंगा या फ़ोन से दूंगा। अगर मुझे पता है उनका तो मुझे डिफ़ाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं रही, इसीलिए मेरा आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। बिकॉज ऑफ माई इलनेस, किस कारण से? बीमारी की वजह से। आई रिमेंड इन दी बेड फॉर 6 मंथ। अब बीमारी के कारण कोई बंदा अगर पड़ा रहेगा तो बिस्तर पे ही पड़ा रहेगा ना। तो यहाँ पर बिस्तर के आगे जो आर्टिकल आया है द, ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर इसका अंदर अगर ये सेंटेंस ऐसे आता है तो इस पार्ट के अंदर आपको एरर मिलेगा, आपको द का यूज़ नहीं करना होगा, क्योंकि वो यहाँ पर बात हुई है बिकॉज ऑफ माई इलनेस, मेरी बीमारी की वजह से। अब बीमारी की वजह से अगर कोई भी बंदा रहेगा, इसका जनरल फॉर्म में यूज़ कर लिया गया है। तो आपको नॉर्मल सी बात पता है कि बीमारी के कारण कोई बंदा पड़ा होगा तो कहाँ पड़ा होगा? अस्पताल में या घर पे बेड पे ही पड़ा होगा। तो यहाँ पर बेड जो है वो मुझे पता है कि बीमार जो बंदा होगा वो बेड पे ही पड़ेगा, तो दा का यूज़ नहीं करूँगा मैं। ही वेंट बाय द बस टू सेव टाइम, ही शुड हैव गोन बाय द कार। यहाँ पर वो बोल रहा है, ये सेंटेंस अच्छा सेंटेंस है। ही वेंट बाय द बस, वो बस से जाता है। टू सेव टाइम ही शुड हैव गोन बाय द कार, समय बचाने के लिए उसे किससे जाना चाहिए? कार से जाना चाहिए। अब यहाँ पर बात किस चीज़ की हो रही है? समय बचाने की। और समय कैसे बचाना है? ट्रैवलिंग के दौरान उसको समय बचाना है। यानी कि यहाँ पर बात जो हुई वो क्या हुई? संचार के माध्यमों की। अगेन हम वही बात कर लेते हैं, ट्रांसपोर्ट मीडियम की बात हो रही है। ट्रांसपोर्ट मीडियम की बात हो रही है। अगर कोई बंदा मान लीजिए अपनी ड्यूटी पर जा रहा है या पढ़ने जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, उसको करना क्या है? समय बचाना है। समय बचाने के लिए वो क्या कर सकता है? संचार के माध्यम ही यूज़ करेगा, ट्रांसपोर्ट मीडियम यूज़ करेगा। सो यहाँ पर बस यूज़ करेगा या कार यूज़ करेगा। तो इसके पहले जो मेरा आर्टिकल आया है मुझे उसे डिफ़ाइन करने की ज़रूरत ही नहीं रही, क्योंकि मुझे पता है कि अगर उसे कहीं पर जाना है और समय अपना बचाना है तो वो या तो कार से जाएगा, मोटरसाइकिल से जाएगा, ट्रक से जाएगा, हवाई जहाज़ से जाएगा, रेल से जाएगा। वे तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। तो मैं देख लूँगा कि यहाँ पर किस किस शब्दों का यूज़ हुआ है, तो ये सब मुझे पता है जनरली, इसीलिए इसको मैं डिफ़ाइन नहीं करूँगा। तो मेरा डेफिनेट आर्टिकल द का जो यहाँ पर यूज़ हुआ है वो गलत हो जाएगा। एक लास्ट सेंटेंस देखते हैं, ये भी अच्छा सेंटेंस है। ही स्लीप्स इन द डे एंड वर्क्स इन द नाइट। बात हुई है सोने की और काम करने की। अब सोएगा और काम करेगा तो दिन के अंदर दो ही चीज़ें होती हैं, मतलब एक 24 घंटे के अंदर, दिन और रात। तो या तो दिन के अंदर काम करेगा, रात के अंदर सोएगा, या फिर रात के अंदर काम करेगा, दिन के अंदर सोएगा। तो यहाँ पर उसने इस सेंटेंस के अंदर यही बात बताने की कोशिश की है कि ही स्लीप्स इन द डे एंड वर्क्स इन द नाइट। तो जब मुझे पता है कि सोएगा और काम करेगा दिन और रात के अंदर ही करेगा, और कहाँ जाएगा, और कौन सी घड़ी ऐसी बची है, तो यहाँ पर डे और नाइट का जो उपयोग हुआ है वो व्यापक अर्थों में हो गया है। तो इनको मुझे ओमिट करना पड़ेगा, यानी कि मुझे इनको हटाना पड़ेगा। तो हमने देखा कि जो भी मेरे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ मैं ए एन का यूज़ तो बिल्कुल नहीं करता हूँ। और साथ ही मैंने देखा कि कुछ अनकाउंटेबल नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह बिहेव करते हैं, उनका मुझे ध्यान रखना है। लेकिन कुछ मेरे काउंटेबल नाउन जैसे कि लेटर, फ़ोन वगैरह, ये सब क्या है? मेरे काउंटेबल नाउन है। लेकिन
अगर इनका उपयोग व्यापक अर्थों में कर लिया जाए जनरलाइज फॉर्म में, यानी कि मुझे सेंटेंस के अंदर डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैसेज कैसे दूंगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि बीमारी में कहाँ लेटना है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे समय बचाने के लिए कैसे जाना चाहिए, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि काम करने के लिए मुझे कब काम करना चाहिए। बात समझ आई? तो यहाँ पर इन सब के आगे जो आर्टिकल आपका आया है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। अच्छा कंसेप्ट है ये, बहुत अच्छा। इस पर क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। और ये जो मैंने आपको सेंटेंस लिखे थे 4, इनके अंदर से 3 जो सेंटेंसेस थे वो बैंक के एग्ज़ाम में ही आए हुए थे। अब हम बात करेंगे, हम अगेन आ जाते हैं आर्टिकल्स पे ही। हमने इनके रूल किए कुछ 2-3। तो अब हम देखते हैं कि कुछ एक्सप्रेशंस जो होते हैं जहाँ डबल मीनिंग होते हैं, मतलब वहाँ पर हम आर्टिकल यूज़ बिल्कुल नहीं करते, जब ख़ास तौर पर तब जब हम देखते हैं कि प्रेपोजिशन का यूज़ हुआ है। अब जैसे सेंटेंस लिख देता हूँ मैं, विद नाइफ एंड फोर्क। विद नाइफ एंड फोर्क, छुरी और कांटे से। आर्म इन आर्म, इंच बाय इंच। अब मैंने आपको क्या बात बोली, मैंने ये बात बोली कि ये जो एक्सप्रेशन है इनके अंदर डबल नाउन का यूज़ हुआ है। फोर्क, नाइफ, आर्म आर्म, इंच इंच, क्या हुआ है? डबल नाउन का यूज़ हुआ है। ऐसे ही एक सेंटेंस आपका ये भी बनता है, डे आफ्टर डे। बहुत सुना होगा आपने ये सेंटेंस। तो नाउन नाउन, और बीच में क्या आ गई है आपकी? प्रेपोजिशन। तो मैंने देखा जहाँ पर भी डबल नाउन होते हैं और प्रेपोजिशन का बीच में यूज़ हुआ है तो वहाँ पर आर्टिकल का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है आपको, इस बात का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि कहीं ऑफ लगा हुआ दिखे और आप द या ए एन कहीं लगा बैठो, नहीं, ऐसा नहीं करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। डबल नाउन अगर आपके पास आ जाता है, वैसे भी आपको सेंटेंस देखते ही समझ आ जाएगा। और ये कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो फ्रेशल वर्ड्स होते हैं। फ्रेशल वर्ड्स ऐसे होते हैं कि आप उनके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते, जैसे वो हैं उसी फॉर्म में रहेंगे, उनकी फॉर्म के साथ हम किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। राइट? तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल के अंदर वो क्या कहता है कि जैसे मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, तो सेंटेंस क्या हुआ? सेंटेंस मेरा गलत हो गया। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आर्टिकल जो है वो भी डिटर्मिनर है और ग्रुप ए के डिटर्मिनर है, और माई जो है वो भी ग्रुप ए का डिटर्मिनर है। तो ग्रुप ए के डिटर्मिनर एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे, इनको हम एक साथ इकट्ठा नहीं करेंगे। ऐसा बन सकता है सेंटेंस, ए गुड बॉय। यहाँ पर नाउन आया है, ये मेरा एडजेक्टिव हो गया, ये मेरा डिटर्मिनर हो गया। तो मेरी सारी कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि ए एन का जो यूज़ है वो किसके लिए हो रहा है? क्लासिफिकेशन के लिए हो रहा है, पहचान के लिए इनका यूज़ हो रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए एन का यूज़ नहीं करेंगे, इनका यूज़ सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर और काउंटेबल के साथ किया जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं दा की, तो दा के ऊपर ऐसा कोई रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। अब वो मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूं, द बॉय इज़ वेरी इंटेलिजेंट। एक सेंटेंस मैंने लिखा, द बॉय इज़ वेरी इंटेलिजेंट। नेक्स्ट मैं सेंटेंस लिख देता हूँ, द बॉयज़ ऑफ The boys of the class are intelligent. एक सेंटेंस मेरा ये हो गया, एक सेंटेंस मेरा ये हो गया। एक सेंटेंस में तीसरा और लिख देता हूँ, द ऑनेस्टी ऑफ
दिस मैन इज इम्प्रेसिव। तो मैंने देखा, मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं। द बॉय इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब बात किसके बारे में हो रही है? बात हो रही है बॉय के बारे में। और ये कैसा सेंटेंस है? सिंगुलर। कैसा सेंटेंस है? सिंगुलर। सिंगुलर। अब मैंने देखा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही मैं ए एन का यूज़ करता हूँ। सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो मैंने किसका यूज़ किया है? द का यूज़ किया है। और सेंटेंस मेरा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मैं डेफिनेट हूँ कि मुझे पता है कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, इसीलिए मैंने द का यूज़ किया है। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस आप देखते हैं, यहाँ पर क्या आया है? बॉयज़। ये कैसा सेंटेंस हुआ? प्लूरल। तो आपने देखा कि प्लूरल के साथ भी मैं द का यूज़ कर सकता हूँ। देखिए, द बॉयज़ ऑफ द क्लास आर इंटेलिजेंट। इस क्लास के लड़के जो हैं वो इंटेलिजेंट हैं। क्लास के लड़के, इस क्लास नहीं, क्लास के लड़के इंटेलिजेंट हैं। बात समझ आई? यहाँ पर देखिए, द ऑनेस्टी ऑफ दिस मैन इज़ इम्प्रेसिव। इस व्यक्ति की ईमानदारी प्रशंसनीय है। तो ये कैसा सेंटेंस हुआ? ये मैं देख रहा हूँ कि ये तो अनकाउंटेबल हो गया भाई। अनकाउंटेबल। ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी को काउंट कर सकते हो क्या? ईमानदारी को काउंट नहीं किया जा सकता। तो मैंने आपको अभी बोला कि द के लिए ऐसा कोई यूज़ नहीं है। द के लिए सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, सब चलेगा। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। ये फ़र्क सिर्फ़ और सिर्फ ए एन के लिए है। ए एन जो है ना, वो बोलते हैं वो ज़्यादा नकलें करता है, मतलब उसके नखरे कुछ ज़्यादा हैं। दा के बेचारे के ऐसे कोई नखरे नहीं है, इसको जहाँ मर्जी टेक दो। ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको दा के बारे में एक नियम बताता हूँ, जब दा की बात चली ही गई है, तो दा का एक नियम है कि जैसे मुझे कोई बात कहनी है, मैं कुछ वाक्य कहना चाहता हूँ, और उसके पहले मैं किसी के बारे में कोई बात कहना चाह रहा हूँ, या किसी व्यक्ति के या किसी आइटम को डिफ़ाइन करना चाह रहा हूँ, किसी के बारे में कोई बात करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा? उसके पहले द का यूज़ नहीं करूँगा। उसके पहले मैं द का यूज़ नहीं करूँगा। कैसे नहीं करूँगा? इसको समझते हैं सेंटेंस के माध्यम से। जैसे टीचर्स शुड बी मोर पंक्चुअल देन स्टूडेंट्स। टीचर शुड बी मोर पंक्चुअल देन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मैं लिख देता हूँ सेंटेंस, ए टीचर शुड बी मोर पंक्चुअल देन ए स्टूडेंट। मैंने लिख दिया टीचर शुड बी मोर पंक्चुअल, यहाँ पर देन भाई उल्टा आएगा दूसरा, देन ए स्टूडेंट। नेक्स्ट मैं सेंटेंस लिख देता हूँ एक, द सब ऑर्डिनेट्स आर यूजुअली afraid, the subordinates are usually afraid of, आगे आ जाएगा their boss। तो आप देखोगे मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं, 3 सेंटेंस। टीचर्स शुड बी मोर पंक्चुअल देन स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या हुआ है? एक जनरल बात कही गई है कि अध्यापकों को बच्चों से ज़्यादा पंक्चुअल रहना चाहिए, ये बात हुई। नेक्स्ट है ए टीचर शुड बी मोर पंक्चुअल देन ए स्टूडेंट। एक बच्चे से ज़्यादा एक टीचर को पंक्चुअल होना चाहिए। देखिए, 2 बातें हैं, दोनों का मतलब अलग अलग है। अगर मैं यहाँ पर इसके आगे, टीचर्स के आगे दा लगाने की कोशिश करूँ तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर टीचर्स मुझे पता है क्या होते हैं, स्टूडेंट्स मुझे पता है क्या होते हैं। यहाँ पर एक स्टूडेंट की बात हो रही है, एक टीचर की बात हो रही है, इसीलिए मैंने ए का यूज़ किया है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये मैंने 2 चीज़ें आपको बताई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा द सबऑर्डिनेट्स आर यूजुअली अफ्रेड ऑफ देयर बॉस।
आपको पढ़ने में लग रहा होगा कि सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, द का यूज़ नहीं होगा। जब यहाँ बॉस के पहले द का यूज़ नहीं हुआ तो सबऑर्डिनेट्स के पहले आप क्यों द का यूज़ कर लोगे? सबऑर्डिनेट्स आर यूजुअली अफ्रेड ऑफ देयर बॉस। निचले कर्मचारी अपने बॉस से हमेशा डरते हैं। ये जनरल बात है, ये एक जनरलाइज्ड फॉर्म है। तो मैंने देखा कि दा का मतलब ये नहीं होता कि सभी को डिफाइन करने के लिए मैं दा का यूज़ करने लगूँ। दा का मतलब आल कभी नहीं होता, ऑल से ही मैं डिफाइन करता हूँ सभी को। सो इस टाइप के जो भी मेरे कंसेप्ट होंगे, जो भी मेरे मतलब सेंटेंसेस आएंगे, सो उनके बारे में ये बात हमेशा याद रखिए कि या तो नाउन को प्लूरल रखो। ये मैंने देखिए नाउन प्लूरल रखे हैं, नाउन मेरे प्लूरल हैं, राइट। अगर मेरे नाउन प्लूरल नहीं है तो सिंगुलर, जैसे यहाँ पर सिंगुलर आए हैं तो उनके पहले ए या एन, जो भी ए या एन के रूल के अकॉर्डिंग लगेगा उसको यूज़ कर लीजिए। बात समझ आई? तो ये थे कुछ बेसिक से रूल। आगे आर्टिकल को नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर कंटिन्यू करेंगे और उसके ऊपर की प्रॉब्लम्स, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सभी मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। और भाई जितनी भी मैं प्रॉब्लम्स लेकर के आऊँगा ना, एक भी प्रॉब्लम मैं ऐसी डिस्कस नहीं कराऊंगा जो प्रीवियस क्वेश्चंस में नहीं आई है, प्रीवियस ईयर्स में नहीं आया है, चाहे वो एसएससी के अंदर हो आई हो या बैंकिंग के अंदर आई हो, मैं उन्हीं को सॉल्व कराऊंगा। आपको यहाँ कम से कम भी 30 से 50 प्रॉब्लम्स बोर्ड पर सॉल्व कराऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, आपको पता चल सके कि ये छोटे छोटे से कंसेप्ट के अंदर से भी क्या पेपर में पूछा जाता है। तब आपको समझ आएगा कि हाँ, यहाँ से भी पेपर के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, तब तक आप इनके अपने नोट्स बनाइए, इनको एक बार रिवाइज कीजिए, इनको ट्रांसलेट करके समझने की कोशिश कीजिए। जो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं उनको एक बार खुद ट्राई कीजिए। आपको खुद ब खुद समझ आएगा कि हाँ क्या हो रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो अपनी तैयारी करते रहिए। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए कंसेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना कभी मत भूलिएगा। धन्यवाद।